अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आज के दिन का आगाज़ आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। और हमारे साथ जब आप ये 2 घंटे गुजारेंगे तो और भी ज़्यादा आपका जो कह लें कि मूड है ना वो खुशगवार हो जाएगा। खैर, आज एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, जिसके ऊपर आपने ज़रूर अमल दरामद करना है। अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो आपका अपना ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। आजकल हो क्या रहा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। सफ़र हो, हम काम पे हो या हम किसी तफरीह गाह चले गए हैं, हर लम्हा हमें अपने फ़ोन पर रहना पड़ता है। हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। ऐसे में जब हमारी बैटरी ख़त्म होने लगती है तो एयरपोर्ट पे अगर हम हैं, हम रेलवे स्टेशन पर हैं या हम किसी शॉपिंग मॉल पर हैं या बस में लगे गए वो जो पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स आप लोगों ने भी देखे होंगे, वो हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं होते हैं। मगर क्या आप ये जानते हैं कि ये सहूलत बाज़ औक़ात एक ख़तरनाक जाल भी साबित हो सकती है। ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। जूस जैकिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई शख्स चार्जिंग पोर्ट, वो जो पोर्ट होता है, या USB केबल के ज़रिए आपके फ़ोन में मैलवेयर डाल सकता है या आपका डेटा चुरा सकता है। चूँकि USB पोर्ट से बिजली के साथ साथ डेटा भी ट्रांसफ़र होता है, इसलिए अगर वो पोर्ट किसी ने हैक किया है और आपने अपने फ़ोन की वहाँ पर आपने अपना फ़ोन चार्जिंग के लिए लगा दिया है, अब आपका फ़ोन तो वहाँ पे लग के आपको लग रहा है कि सिर्फ चार्ज हो रहा है, वो सिर्फ चार्ज नहीं हो रहा। अगर वो पोर्ट ऑलरेडी हैक्ड है तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके फ़ोन के अंदर, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इवन दो कि आपकी गैलरी की पिक्चर्स भी उसके पास जा सकती हैं, आपका जितना भी डाटा है वो उसके पास चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा सिर्फ़ और सिर्फ आप चार्ज पर लगाए हुए हैं अपना फ़ोन। इसीलिए बहुत एहतियात करें। आप एक अपने साथ जो है ना स्टैंड बाय पर अपना एक पावर बैंक, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, पावर बैंक अपने साथ रखें, अपने फ़ोन के जो है ना साथ उसको अटैच करें और अपनी बैटरी उससे बचा लें। तो ये छोटी छोटी एहतियातें होती हैं कि जनाब जो हमने बरतनी होती है। वैसे तो कहा यह जाता है कि जनाब ये तो बिल्कुल ही सेफ़ हैं, इनसे कोई आपको मसला नहीं होगा। वाईफ़ाई के बारे में भी आपको पता है, कहा जाता है कि जी पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन हु नोज़ कि किसी ने उसको हैक किया हुआ है, आपका डेटा उसके पास जाएगा तो वो किस तरह उसको यूज़ करेगा। तो इसलिए अपने डेटा को आपने ख़ुद बचाना है, अपनी कीमती डेटा को, मालूमात को आपने ख़ुद बचाना है। हम तो सिर्फ आपको यहाँ पर जनाब बताने आएंगे जो डिफरेंट चीज़ें होंगी, मुख्तलिफ मालूमात होंगी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सके। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं हम थेरेपीज़ के हवाले से, और आज हमने दिल के हवाले से बात करनी है, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म का एक नहायत ही हसास और अहम ऑर्गन है। जब दिल के साथ कोई मसला पैदा होता है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, दिल की सर्जरी हो गई, बाईपास या एंजियोप्लास्टी, तो सिर्फ दवा और सर्जरी ही काफ़ी नहीं होती है उस पेशेंट के लिए। सेहत याबी का इस सफ़र में एक और अहम कदम होता है जिसको फिज़ियोथेरेपी कहा जाता है, यहाँ पर कार्डियक रिहैबिलिटेशन कहा जाता है, जो मरीज़ की मुकम्मल बहाली, उसको ज़िंदगी के मयार में बेहतरी और मुस्तक़बिल में मज़ीद दिल की बीमारियों से बचाने में बुनियादी किरदार अदा करती है। तो आज हम इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आपको हार्ट अटैक हो जाता है तो उसके बाद कितनी देर बाद हमें सर्जरी के फिज़ियोथेरेपी करानी चाहिए, किन मरीज़ों को करानी चाहिए, किस तरह हो सकती है, और फिज़ियोथेरेपी के ज़रिए मरीज़ जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है वो कितनी जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में, फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हसनैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हसनैन, दिल का मामला बड़ा ही पेचीदा होता है और बहुत ही सेंसिटिव भी होता है। दिल का कोई भी मसला हो जाए, अब अगर खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो गया है, हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट सर्जरी हो गई है, तो यूजुअली तो हमें ये आइडिया नहीं है कि हार्ट सर्जरी के बाद हमें फिज़ियोथेरेपी करवानी चाहिए। ये कितना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आफ्टर सर्जरी हमें फिज़ियोथेरेपी की तरफ जाना है? अच्छा, इसमें हम स्टार्ट करने से पहले एक बात कहते हैं कि अगर कार्डिक सर्जरी हुई है, जिसे हम कहते हैं कैबिज,
ठीक है। कैबिज होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसे हम Okay. कहते हैं बाईपास ऑपरेशन। अगर आपके पास पेशेंट इस तरह का आता है जिसकी कैबिज सर्जरी हुई है, तो पॉसिबिलिटी है कि फिजियोथेरेपी ना करवाने से उसकी डेथ हो सकती है। फिजियोथेरेपी ना करवाने से उसकी डेथ कैबिज के फ़ौरन बाद हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ओके। अब वो किस तरह से पॉसिबल है, हमारे यहाँ इस चीज़ की अवेयरनेस इतनी नहीं है। अब होता ये है कि जब एक कार्डिक सर्जरी होती है तो उसके बाद आपकी चेस्ट वॉल और आपके लंग्स बिल्कुल आपस में एक लाइनिंग की तरह आ जाते हैं। सही है। उससे बचाने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी का काम क्या होता है कि जो सिक्रीशंस हैं, जो सिक्रीशंस उसकी चेस्ट के अंदर हैं या कंजेशन आ रही है, उसको रिलीज़ किया जाए, पेशेंट को कफ करवाई जाए ताकि उसका जो सांस है वो बेहतर हो सके। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें हम कह सकते हैं ACBT, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक। ये एक पूरा साइकिल है जिसके थ्रू हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने क्या करना है, लंबा सांस लेना है, ठीक है, और रोक के रखना है। और उसमें एक चीज़ हम ये देखते हैं कि पेशेंट किस हद तक अपने सांस को होल्ड कर पा रहा है। उसकी होल्डिंग पावर बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो सही से होल्ड नहीं कर पाता तो इसका मतलब है कि उसकी चेस्ट में कहीं ना कहीं कोई इशू आ रहा है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। सही है। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सर्जरी के बाद बिल्कुल का इसी तरह, फिजियोथेरेपी बिल्कुल इसी करवाना। तरह। लेकिन क्या फौरी बाद हमें फिजियोथेरेपी रिकमेंड की जाती है कि आप फिजियोथेरेपी करवाएं, या कुछ अरसा वेट के बाद कब करवानी चाहिए हमें फिजियोथेरेपी? इसमें हॉस्पिटल्स के अंदर जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जिनके अच्छे कार्डिक सेंटर हैं, वहाँ कार्डिक सर्जरी होने के 6 से 8 घंटे बाद ही फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, सर्जरी हुई है उसके 6 से 8 घंटे बाद आपकी फिजियोथेरेपी होगी, वो ज़रूरी है। ओके। यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो फिजियोथेरेपी का एक ऐसा फेज़ है जिसको कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक्सरसाइजेज फिजियोथेरेपी में। ठीक है कि ये इतनी ज़रूरी है। और इसका क्या दुरानिया कितना होता है कि अगर सर्जरी हो गई है उसके बाद फिजियोथेरेपी करवानी है, जैसे आपने कहा कि 6 से 8 घंटे बाद रिकमेंड की जाती है कि आपने फिजियोथेरेपी करनी है। अब इसका दुरानिया कितना होगा, कितनी देर के लिए हमें फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है? इसमें अगर हम उसको डिवाइड कर लें तो एक फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको एक्सरसाइजेस करवाएगा, हाँ। वो 1 मंथ 4 to 6 वीक्स होगा, ठीक है। 4 से 6 हफ्ते तक वो फिजियोथेरेपी होगी। लेकिन वो जो एक्सरसाइज प्लान आपको देगा वो आपने लाइफ टाइम लेके चलना है अपने साथ। वो अब आप सोच लें लाइफ टाइम आपके साथ है, क्योंकि आपने देखा होगा कार्डिक पेशेंट में वो कहते हैं हम थोड़ा सा चले हमारा सांस फूलता है। एग्जैक्टली। हम करवट लेके नहीं लेट सकते, हम ज़्यादा देर लेट जाएं हमें सांस चढ़ जाता है। वो थोड़ा सा अपने सर को ऊपर रख के सोते हैं, क्यों? डबल पिलो लेते हैं ताकि उनका सांस ना खराब हो। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि अगर वो एक्सरसाइजेस करें, जिसमें कुछ एक्सरसाइजेस अभी हम बताएंगे उन्हें करने के लिए, वो एक्सरसाइजेस अगर अपनी रूटीन में ऐड कर लें तो इन चीज़ों से वो बच सकते हैं। नहीं तो अब जैसे ये सांस उखड़ता है, या इस मामले में वो क्या करना चाहिए कि उनका अगर सांस बहुत ज़्यादा उखड़ना शुरू हो जाता है तो वो पिलो ना लें, तो वो किस तरह उसको स्टेबलाइज करें? अच्छा, इसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको हम कहते हैं चेस्ट एक्सरसाइजेज। ओके। हमारे यहाँ समझा जाता है कि एक्सरसाइजेज वही हैं जो हमने फिजिकली करनी है। अब कुछ एक्सरसाइजेज, अब हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, उन्हें मेजरली ये नहीं पता कि लंग्स की एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे। लंग्स की एक्सरसाइजेस का भी एक तरीका होता है। हम कहते हैं हमारा सांस फूलता है, लेकिन कुछ टाइम पहले अगर हम देखें हमारे यहाँ कोविड आया था। कोविड में क्या हुआ था, चेस्ट के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब जो कार्डिक पेशेंट थे कोविड में, उनके चेस्ट के जो एसओवी के सिम्टम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उसकी रीज़न क्या थी? उनकी कोई कार्डिक एक्सरसाइजेस नहीं थी। उन्हें किसी ने एडवाइस नहीं किया था हमने किस तरह से कार्डिक एक्सरसाइज करनी है। हालांकि कोविड में भी अगर आपका सांस फूल रहा है, या आजकल भी किसी को अल्लाह ना करे इस किस्म का इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, कार्डिक से हट के भी लोगों को, तो जो चेस्ट की एक्सरसाइजेज हैं वो ओवरऑल आपकी जो कार्डिक हेल्थ है, क्योंकि कार्डिक हार्ट जो है आपका, वो इटसेल्फ एक मसल है। हार्ट इटसेल्फ एक मसल है, और जिस तरह से आपको बाकी मसल की स्ट्रेंथनिंग रिक्वायर्ड है, इसी तरह ही आपको हार्ट की स्ट्रेंथनिंग भी रिक्वायर्ड है। जी डॉक्टर हसनैन। बिल्कुल, इसमें इस तरह से है कि अगर पेशेंट की बाईपास सर्जरी अभी रिसेंटली हुई है, मतलब 8 से 10 घंटे हुए हैं या 1 से 2 दिन हो गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको चेस्ट में हैवीनेस आती है। सही है। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, अपनी दोनों बाजुओं को ऐसे सीधा करना है, ऐसे साइड पे लेके जाना है, सीधा ऐसे करना है, और साइड पे ऐसे लेके जाना है। अच्छा, ठीक है, और फिर ऐसे
ऊपर ले जाना है। ये 3 एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है। इनको आप 10 रेपिटेशंस में करें। क्यों? क्योंकि ये एक्यूट फेज में बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, आपकी चेस्ट का प्रेशर रिलीज करेंगी, आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में बाजुओं में जो स्वेलिंग आ रही है वो उसको रिड्यूस करेंगी। बाईपास के अंदर एक और चीज़ होती है कि आर्टरी लेने के लिए आपकी टांग से आर्टरी ली जाती है, ठीक है, तो उसमें आपकी टांग पे भी स्टिचेस होते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, आपके पाँव सूजते हैं तो पाँव के नीचे आपने पिलो प्लेस करना है। पिलो रख के फुट एलिवेशन करनी है, पाँव को थोड़ा सा अपवर्ड लिफ्ट करके रखना है। उसके अंदर क्या होता है कि खून का दौरानिया सारा आपके ऊपर की तरफ होता है, पाँव में स्वेलिंग नहीं आती। और आपने एक स्वेलिंग को, इसको कहते हैं एडिमा, स्वेलिंग और एडिमा को डिफरेंशिएट कैसे करना है। अगर किसी कार्डिक पेशेंट को पाँव पे स्वेलिंग फील हो रही है तो उसे प्रेस करके देखे, ठीक है, इस तरह से प्रेस करे। अगर वहाँ पे होल बनता है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, इसका मतलब वो एडिमा है, ठीक है। अगर वो प्रेस नहीं होता तो इसका मतलब वो स्वेलिंग है, उसको फिर एग्जामिनेशन करवानी चाहिए किस वजह से वो स्वेलिंग आ रही है। दूसरे नंबर पे इसमें कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, अपने दोनों पाँव को ऐसे रख के, हाथों को भी और पाँव को भी इस तरह से रख के ये आपने हिलाना, ठीक है। इस तरह से जब आप हिलाएंगे तो स्ट्रेच आएगा आपको बाजुओं में। इसके साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज की बात करते चलें तो चेस्ट के लिए आपने क्या करना है, लंबा सांस लेना है, होल्ड करना है जितना आप होल्ड कर सकें, और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उसे रिलीज करना है। अगर आपको उसके बाद कफ आती है, कार्डिक पेशेंट है एक्यूट फेज में, कार्डिक सर्जरी के बाद, तो वो बहुत बेस्ट है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो उसकी निकलेंगी। इसी के साथ अगर हम सब एक्यूट फेज में चले जाएं कि वो लोग जिनकी 2 से 3 महीने हुए हैं कार्डिक सर्जरी हुए, उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए। उनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि उनकी कौन सी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। अब उनका एक्यूट फेज गुजर चुका है, उन्होंने अब सबसे पहले क्या करना है, वॉक ऐड करनी है अपनी रूटीन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है उनकी वॉक। दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग पार्क में डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। सांस को खींचना है, इस तरह होल्ड करके रखना है जितना होल्ड कर सके, और उसके बाद रिलीज करना है, ठीक है। और उन्होंने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह करके ये करना है, ओके, ठीक है। और तीसरी एक्सरसाइज वो ये ऐड कर सकते हैं, इस तरह अपने हाथ को करके दूसरे हाथ से ऐसे पीछे की तरफ, सही है ये। इसी तरह उन्होंने क्या करना है, कोई भी कपड़ा लेके अपने पाँव के आगे रख के तो अपने पाँव को भी अपनी तरफ खींचना है, या खड़े होकर पाँव को इस तरह रख के ऐसे कपड़ा पकड़ लें, ऊपर की तरफ ऐसे खींचें, ये ओके। ऐसे करेंगे तो उनके जो काफ मसल हैं उन पे स्ट्रेच आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो काफ मसल हैं उनको सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी कहा जाता है। मतलब कि आपके जो काफ मसल हैं उनका भी वही फंक्शन है जो आपके हार्ट का है, पंपिंग। वेरी नाइस। इसीलिए जो पेशेंट उनके पाँव स्वेल होते हैं एडिमा की वजह से, उसका मकसद यही है कि काफ मसल वीक हो गए मैं सर्जरी के बाद, तो जो ब्लड नीचे जा रहा है उससे फ्लो बैक नहीं मिल रहा, वो पंप नहीं कर रहा उसे प्रॉपर्ली, इसीलिए फुट एलिवेशन उसमें बड़ी ज़रूरी होती है, सही है। इसी के साथ अब हम जिस तरह पहले स्पायरोमीटर बता रहे थे उसको भी पेशेंट ने ऐड कर लेना है रूटीन में, इस तरह से पकड़ लेना है उसे, ये। अब इसके अंदर अगर पेशेंट ये नहीं कर पा रहा तो फिर उसने क्या करना है, मतलब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो एक भी बॉल लिफ्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इसको पहले उल्टा कर लेना, ओके। पहले आपने सांस अंदर की तरफ खींचा है, जिस तरह से आप स्ट्रॉ से बोतल पी रहे हैं, इसके अंदर आपने क्या करना है, ये किस लिए, ये पेशेंट को हम थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे कि हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल उसके लंग्स के ऊपर इसका भी असर होगा, लेकिन उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से अगर वो उसको सक करेगा तो उसके लंग्स के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। इसी के साथ साथ अगर हम इसमें एक और एक्सरसाइज ऐड करें, वो ये है कि पेशेंट मॉर्निंग टाइम अपने दोनों पाँव और हाथ खड़े होके इनको आपस में इस तरह जोड़े, ठीक है, नीचे को। जरूरी नहीं है पाँव के साथ ही हाथ हो, आप जितना कर सकते हैं आप उतना कर लें, क्योंकि आपकी चेस्ट पे प्रेशर आता है, ठीक है। और एक चीज, सर्जरी के बाद जिस तरह मैंने बताया आपने कफ करनी है, तो कफ करने का क्या तरीका है, जिस तरह हमारे पास अगर हम देखें तो ये पिलो है, ठीक है। उन्होंने जब भी कफ करनी है उन्होंने पिलो को ऐसे रख के प्रेस करना और फिर फिर कफ करनी है। अच्छा, पिलो रख के या कुशन रख के, कुछ भी रख कर फिर आपने कफ करनी है, बिल्कुल इसी तरह। क्यों? क्योंकि आपके वहाँ स्टिच हैं या स्टिचेस के मार्क हैं,
उनके ऊपर लोड आएगा। ओके, उनके ऊपर लोड आपने नहीं लेकर आना है। चलें जी, ये तो आज काफ़ी अच्छे तरीके से डॉक्टर हसनैन ने हमें एक्सप्लेन भी कर दिया है और हमें बताया भी है कि आप लोग किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन में हमें जाना पड़ सकता है, तो आप लोग एहतियात भी ज़रूर करें। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आए, इसके ऊपर बात की। और जनाब, मेहनत और किस्मत इंसानी ज़िंदगी के दो अहम सतून होते हैं जो एक दूसरे से गहराई में जुड़े हुए हो। मेहनत इंसान की लगन, हुनर और कोशिश की अक्कासी करती है जो उसे तरक्की के रास्ते पर गामजन करती है, और किस्मत वो अवामिल हैं जो इंसान के इख्तियार से बाहर होते हैं। अगरचे किस्मत बाज़ औक़ात कामयाबी या नाकामी में बड़ा किरदार अदा कर रही होती है, मगर मेहनत हमेशा इंसान को तैयार रखती है कि जब मौका मिले तो वो उसे पहचान कर इस्तेमाल कर सके। अब मेहनत और किस्मत, इन दोनों का ताल्लुक़ इस तरह है कि किस्मत मौका फराहम करती है और मेहनत उन्हें हकीकत में बदलती है। बाज़ औक़ात लोग ज़िंदगी में जब मुसलसल नाकाम होते हैं तो वो उसे किस्मत का लिखा समझकर मेहनत करना छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग जो बहुत कामयाब होते हैं उनकी किस्मत और मेहनत दोनों उसे कामयाब बना देती है। लेकिन जब थोड़ी सी आजमाइश आती है ना, तो वही इंसान अपनी किस्मत को कोसने लगता है। हालांकि लोग वही कामयाब होते हैं जो किस्मत के मौक़ों को पहचान कर मेहनत से इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि मेहनत और किस्मत का आपस में ताल्लुक़ क्या है, कामयाबी के लिए दोनों का तवाज़ुन रखना कितना ज़रूरी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो हम सबको मोटिवेट करेंगे कि हम मेहनत भी करें और साथ ही साथ अपनी किस्मत को आजमाएं भी। तो डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, मेहनत और किस्मत का क्या ताल्लुक़ है आपस में? हमें तो लगता है कि चोली दामन का ताल्लुक़ है। इसे यूँ समझते हैं, मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि किस्मत बनाई जाती है, मेहनत पहले है। ओके। आम जुबान में हम यूँ कह लेते हैं कि किस्मत वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ज़िंदगी हमें देती है, हमारी सोसाइटी हमें देती है। अपॉर्चुनिटीज़ जगह जगह पे मौजूद हैं और मेहनत उन अपॉर्चुनिटीज़ को सीज़ करके अपने काबू में लाने का नाम है। अगर किस्मत जिस तरह आम मुरवजा मैनी है, तो मैंने तो ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। अच्छा। लोग कहते हैं किस्मत का धनी है, लेकिन एक मिसाल देता हूँ कि एक आदमी कॉबलर है, वो जूते मरम्मत करता है, आम जुबान में मोची है। यकदम किस्मत का दरवाज़ा खटका, एक देवी आई, उसने कहा आज से तुम वजीर तालीम हो, आज से तुम्हें फलानी यूनिवर्सिटी का चांसलर लगा दिया गया है। सही है। ये मैं समझता हूँ कि ये तो बात हुई ना किस्मत की। अच्छा, अब अगर कोई 100, 200 के 4000 कैंडिडेट थे, उनका इम्तिहान हुआ, स्क्रूटनिंग हुई, उसके बाद उसमें से 100 बच गए, फिर 50 बच गए, फिर तजुर्बा देखा गया, करते करते 10 रह गए, उन 10 में से एक को उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। अब जब हम कहते हैं ना कि यार फलाना बंदा बड़ा लकी था, 4000 में से एक था, तो उसने वो बेसिक क्राइटेरिया पूरा किया था, तो उसके बाद वो करते करते वहां तक पहुंचा था। तो पहले आपको अपने हिस्से का बीज तो बोना पड़ेगा ना। दूसरी तरफ इसे एक और चीज़ से देख लीजिए कि जब हम इसे मज़हब के साथ जोड़ते हैं, तो आई थिंक, मेरा एक ख्याल है, ज़ाती तौर पे ख्याल है, गलती भी हो सकती है, किस्मत जो है या जो अल्लाह ने लिख दिया, लोग कहते हैं सारा कुछ है, असल में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रास्तों का अंजाम पहले से लिख दिया। सही है। इस रास्ते पर चलोगे तो नतीजा ये होगा, इसमें कोई तब्दीली, ये किस्मत है। इस रास्ते पर चलोगे तो किस्मत ये मिलेगी, इस रास्ते पर चलोगे तो किस्मत ये मिलेगी। बस सूरह बकरा में है कि हर एक के लिए दो रुख हैं, खैर का भी और शर का भी, बस तुम भलाई का रास्ता अख्तियार करो। यानी अल्लाह ने दोनों रास्ते बता दिए, फिर रिकमेंडेशन भी दे दी कि मेरी रिकमेंडेशन ये है, लेकिन इंतखाब आपके ऊपर छोड़ा, और ये बता दिया कि इस रास्ते पर चलने का नतीजा ये और इसका ये। अगर अभी भी हम यही कहें कि मेरी किस्मत में ये था, तो हम तो यही कहते हैं। चल इसे एक और तरीके से देख लेते हैं। हम नाकाम हो जाए तो हम कहते हैं हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ था, इसलिए हम नाकाम हो गए। कोई रिश्ता टूट गया तो हम कहते हैं कि हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। पहले नाकामी को और रिश्ते को हम एक दफा डिस्कस कर लें कि हम क्या कह रहे हैं। हम कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की, हाँ जी, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने रिश्ता बचाने के लिए बड़ी कोशिश की, मगर किस्मत में ये लिखा था। बिल्कुल ऐसे। ओके, अब जरा समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मैं कामयाब होना चाहता था, मैं रिश्ते को चलाना चाहता था, मेरे मुकाबले पे अल्लाह ताला था, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब नहीं होने दिया, मैंने तो बड़ी कोशिश की, मैं रिश्ता निभाना, क्योंकि किस्मत तो अल्लाह ने लिखी है ना, तो मैं तो रिश्ता बचाना चाहता था, मेरे रास्ते में नौजुबिल्लाह खाकम बदेहन अल्लाह ताला आ गए। इसका मतलब तो यही है ना कि मैं होना चाहता था
और किस्मत ने नहीं होने दिया, यानी अल्लाह रास्ते में आ गया। अल्लाह ताला तो दिन में 5 दफ़ा लाखों मकामात से कहता है कम टू सक्सेस, कम टू सक्सेस, हैया अलल फलाह। वो तो कामयाब करवाना चाहता है, तुम अपना इल्ज़ाम भाई उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो? गालिबन कुरान में ही है, उसका एग्जैक्ट आयत नंबर तो याद नहीं है। वो ये है कि जब तुम कामयाब हो जाता है इंसान तो कहता है ये मेरा कमाल है, और जब नाकाम होता है तो कहता है कि ये किस्मत। और कुरान पाक का ये है कि जब तुम कामयाब होते हो तो वो अल्लाह का इनाम है, और जब तुम नाकाम होते हो तो वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है। बिल्कुल, हम ये बात मानते नहीं है। फिर मेहनत ना करने के लिए हमारे ट्रकों के पीछे जो विजडम है ना दानाई के जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ चल रहे होते हैं, उसमें लिखा होता है किस्मत से ज्यादा नहीं मिल सकता। हाँ जी, बड़ा होगा ना आपने भी, क्योंकि आपने भी बड़ा सड़कों में ट्रैवल किया है ये दानाई जो है सड़कों की, किस्मत से ज्यादा नहीं मिल सकता। सारे मुस्तफीद होते हैं उससे। अब देखिए, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है बात, ठीक है। अगर फर्ज किया ये ऐसा ही है कि जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल नहीं बदल सकता, मैंने फर्ज किया, मान लिया, ठीक है, तो फिर कुरान पाक की आयत है ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। मुझे बताइए इसे कहाँ पर रखें? बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपने आगाज किया मेहनत और किस्मत के चोली दामन का साथ होने से, लेकिन जब मैं पूरा कुरान मजीद पढ़ता हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मुझे कहीं नहीं मिला कि तुम जितनी मर्जी मेहनत करो तुम्हें मिलेगा वही जो तुम्हारी किस्मत में लिखा गया है। मुझे तो ये मिला लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो जो मैंने पढ़ा है वो तो ये है, जो ट्रकों पे लिखा हुआ है वो पता नहीं कहाँ से पढ़ा है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर आज इस प्रोग्राम की वसातत से हम लोग ये जान लें कि किस्मत तो हम लिखते हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला ने दायरे मुकर्रर कर दिए, जिस दायरे में हम जाएंगे उस दायरे की किस्मत हमारी किस्मत हो जाएगी। तो फिर मेरा ख्याल है कि जिंदगी बदल जाएगी। हमारी अप्रोच ही गलत है। हम अप्रोच, बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा, हमारी अप्रोच गलत है इस चीज़ को लेकर। जी हाँ, कि किस्मत जो है ना वो जो लिखी गई है उसके परे कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं ना, कहते हैं जी अगर आपके किस्मत में रिस्क लिखा हुआ है ना तो आप कहीं पर भी बैठे हुए आप बगैर मेहनत के भी आपको रिस्क मिलता जाएगा। एक अंग्रेजी का मुहावरा है, आपकी इस बात से याद आ रहा है, उसका तर्जुमा इन्हें बता देता हूँ लोगों को। वो कहते हैं कि खुदा हर परिंदे को रिस्क देता है मगर घोंसले में नहीं। उस परिंदे के लिए जो रिस्क उसकी किस्मत या मुकद्दर में है जो आप कह रही हैं, उसके लिए उसे निकलना पड़ता है, उसके लिए उसे कोशिश करनी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही है, हाँ। उनमें से कोई भी आदमी 4 मंजिला इमारत पर चढ़कर सर के बल छलांग नहीं मारता कि किस्मत में हुआ तो बच जाऊंगा। भाई कभी ये भी तो करके देखो जी, एक्सपेरिमेंट करके देखो, स्विमिंग सीखे बगैर समुद्र में जंप लगा के तो देखें ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो वहां पर आप लोग मोहतात रहते हैं। ये लोग जो किस्मत पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं ना, बहुत ज्यादा, हाँ जी, ये भी मैं समझता हूँ कि ड्यूअल फेस है। अच्छा, क्यों? मैं जब भी इन लोगों को सड़क क्रॉस करते हुए देखता हूँ पहले इधर उधर जरूर देखते हैं, दाएं बाएं। और भाई किस्मत में हुआ तो बच जाओगे, किस्मत में हुआ तो पहुंच जाओगे। तुम सड़क में दाएं बाएं क्यों देखते हो? सिग्नल्स के रेड होने का इंतजार क्यों करते हो? किस्मत में हुआ तो पहुंच जाओगे। करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, सारे करते हैं। तो ये तो छोटी सी चीज है, कम से कम सड़क की तो दाएं बाएं देखना बंद कर दो भाई। फिर किस्मत पे यकीन रखो, किस्मत पे यकीन रखो। कमिटमेंट जो है आपकी इरादे की मजबूती, ये सबसे बड़ी चीज है। मुश्किलात उसके आगे कुछ भी नहीं बचती। देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला जब आपका कुफार के साथ मुआवजा करता है तो वो कहता है कि तुम्हारा 1 उनके 10 पे भारी है, तुम्हारा ईमान कम है तो वो 1 5 पे भारी है, बिल्कुल गए गुजरे हो तो 1 2 पर भारी है। आपका कंपैरिजन बावजह मालो दौलत, बावजह असलहा, बावजह तादाद नहीं किया जा रहा, बावजह ईमान। ईमान क्या है? फेथ। फेथ क्या है? आपका यकीन, कि आपका अपने ऊपर, अपने मिशन के ऊपर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर आपका यकीन अगर पुख्ता है तो आप 1 10 आदमियों के बराबर काम कर सकते हैं, 10 आदमियों को पीछे छोड़ सकते हैं। ईमान यही है ना, अपने ऊपर ईमान, अल्लाह के ऊपर ईमान, अपनी कैपेसिटी के ऊपर ईमान। तो अगर हम ये जान लें कि हमारे बारे में 4 कस्में सूरह 3 में खा के, 3 की जैतून की, मुकद्दस पहाड़ की, मुकद्दस शहर की, ये 4 कस्में खाकर हमें कहा गया कि बेहतरीन तवाज़ुन पर बनाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। और फिर सलाहियतें क्या दी गई? वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की सारी कुव्वतों को तस्ख़ीर करने की सलाहियत हमारे अंदर रख दी गई। और हम अभी तक यही नहीं समझ पा रहे कि मेरे अंदर है क्या। मैं ये कह रहा हूँ जो ट्रक के पीछे लिखा हुआ है यही ठीक है। अच्छा, फिर अब इन दोनों चीज़ों को, क्योंकि ये कोरिलेट करती हैं किस्मत और मेहनत, अब इनमें तवाज़ुन बरकरार किस तरह रखना है? बिकॉज चलें दोनों चीज़ें चल रही हैं। हाँ, अब मेहनत, बहुत से लोग
ज़्यादा करते हैं तो वो रिलाई भी उसके ऊपर ज़्यादा करते हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे जो मेहनत कम करते हैं बट रिलाई किस्मत पर ज़्यादा कर रहे होते हैं, बट मेहनत भी साथ साथ कर रहे होते हैं। अब दोनों में तवाज़ुन किस तरह बरकरार रखना है हमने? देखिए, 2 खेत थे बिल्कुल बराबर बराबर। एक खेत वाले ने हल चलाया, बीज बोया, खाद डाली, फिर उसने दुआ की कि या अल्लाह बाराने रहमत भेज दे। दूसरे का भी खेत था, उसने तो कुछ नहीं किया। अब बारिश हुई, किस्मत की देवी बरसी, रहमत बरसी, तो वो दोनों खेतों पे बरसी। फ़ायदा किसे हुआ? जिसने अपनी ज़मीन तैयार की हुई थी। तो जिससे किस्मत आप कह रहे हैं, तकदीर कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं, मौक़े कह रहे हैं, वो अल्लाह ताला ने सब इंसानों के लिए रखे हैं। वो आपके लिए भी हैं, वो मेरे लिए भी हैं, जो हमारा व्यूअर है वो इनके लिए भी हैं। लेकिन उस किस्मत से फ़ायदा वही उठा पाएगा जिसने अपनी ज़मीन तैयार की होगी। और अपनी ज़मीन से मुराद खाली खेत नहीं है, मैं भी एक ज़मीन हूँ, मेरा कैरेक्टर एक ज़मीन है, मेरी तालीम, मेरे स्किल्स, मेरे सोशल नेटवर्किंग, ये सारा कुछ मेरी ज़मीन है। तो अगर आप लोग अपने आप को तैयार करेंगे तो बेशुमार किस्मत, जो आप कह रहे हैं ना, किस्मत दरवाजे खोलेगी आपके लिए। किस्मत दरवाज़ा खोल देगी, दाखिल खुद होना है आपने। अब दाखिल होने के लिए आपको स्किल्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, पैशन चाहिए। तो किस्मत की देवी आप पर मेहरबान होना चाहती है, आप अपने आप को उसके काबिल कर लें, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब सबके लिए किस्मत जो है ना वो चाहती है कि आप कामयाब हो जाए, बस आपने मेहनत करनी है। जो मेहनत ज़्यादा कर लेता है वो कामयाब हो जाता है, जो मेहनत नहीं करता वो सिर्फ किस्मत को कोसता रहता है, फिर वो नाकामियों की तरफ चला जाता है। तो आज हमने कोशिश की है कि आपको पता चल सके कि मेहनत और किस्मत का ताल्लुक क्या है। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। कुछ जनाब लाहौर के हवाले से, पंजाब के हवाले से बात कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने काबज़ीन के ख़िलाफ़ फ़ौरी दरख्वास्त लेने का जो मुरासला है वो जारी कर दिया है। डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं, गज़ट नोटिफिकेशन भी इसका हो चुका है। मामला ये है कि ज़मीनों के मामलात पर फ़ैसलों के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी और ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। एक तो ये मामला है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। दूसरा ये है कि जो बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलात होती थी पहले कि अगर वो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते थे तो उसका जो कह लें कि OTP आया करता था, उसके लिए उनको सिम चाहिए होती थी जो एक्टिव हो। अब उसके लिए भी उन्होंने कुछ कह लें कि रिलैक्सेशन दी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तो उस पर भी बात करेंगे कि वो क्या है। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो काबज़ीन के ख़िलाफ़ अब दरख्वास्तें लेने का मुरासला जारी हुआ है। इस पर बात करने के लिए इमरान अकबर चीफ रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इमरान साहब, ये काबज़ीन के ख़िलाफ़ अब फौरी एक्शन लिया जा रहा है, एक ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है, डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन कमेटी है वो बनाई जा रही है। देखिए मुनीबा, आपको पिछले दिनों पता ही होगा कि जो लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं उनके लिए कानून पास कर दिया गया है और इसका गज़ट नोटिफिकेशन भी आ गया है। अब उसके बाद अब मामला ये है कि अब जो भी बंदा किसी की ज़मीन पर काबिज़ होगा, सही है, और उसके कब्ज़ा जो है वो सालों साल नहीं छोड़ता था बल्कि नस्लें चेंज हो जाती थी। तो अब उन केसेस की समाअत के लिए यही समझ लें कि जो 30 साल 35 साल इवन के पाकिस्तान बनने से बनते ही जो केसेस शुरू हुए थे वो अब ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। ये एक अच्छा डिसीजन है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि लोगों का जो मामला थे, हाँ वो वरासी हों, हाँ वो किसी की ज़मीन के कब्ज़े के हों, और ये मामलात के लिए ही ये जो है ये तमाम तर जो नोटिफिकेशन है सामने आई हैं। अब मामला ये है कि इसमें इनिशियली तौर पर आम लोगों को कुछ नहीं पता। देखें, आपकी ज़मीन है, आपका कब्ज़ा हो गया ज़मीन पर, आपको पता नहीं चला। हाँ जी। आप तो अपने घर में रह रहे थे, आपने कुछ पैसे आए, आपने ज़मीन ले ली, आपको पता नहीं चला, आपने चार दीवारी भी की मगर वहाँ पे कब्ज़ा हो गया। और आपको 3 साल बाद जाके पता चला, जब आप वहाँ पे आप गए, आपने अपनी आंखों से देखा यहाँ पे तो कब्ज़ा हो गया। तो वहाँ पे पता चला जी वो स्टे भी लेकर रखा हुआ इन्होंने।
और जाली कोई कागजात भी बना लिए हैं। जाली तो कागज़ एक भी हो तो बंदा वैसे ही घबरा जाता है कि मेरी ज़मीन के कागज़ इनके पास कैसे आ गए। अब इसके लिए होगा ये कि आप अपने जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर होगा उसको दरख्वास्त देंगी। अब वो जो डिप्टी कमिश्नर होंगे वो उस काबिज़ को और आपको रूबरू करेंगे, आपकी समाअत करेंगे। जी बताएं आपके पास डॉक्यूमेंट है वो पेश करें, आप भी अपने डॉक्यूमेंट देंगे, वो भी जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट होगा वो देंगे। फिर वहीं पे ही जो है पता चल जाएगा कि ज़मीन किसकी है। सही है। अब वो मान नहीं रहे जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है कि उन्होंने कहा नहीं जी ज़मीन तो हमारी है। उनको पता अगर हम ना मान गए तो हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा, सज़ा भी हो सकती है, एक्शन भी हो जाएगा। इवन के जो 3 साल तक वो ज़मीन पर बैठे रहे या घर में बैठे रहे तो उसका हर्जाना भी हो सकता है उनको। सही है। तो फिर वो 90 दिन में जो है ये फ़ैसला जो है वो होगा। अगर फ़ैसला नहीं होता किसी बात पे तो फिर वो मुतलका जो डिप्टी कमिश्नर होंगे जो इस सारी समाअत के सुनने के अहल हैं वो फिर लिख कर भेजेंगे ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल में जो है वो जज होंगे। जज जो हैं वो इस पूरी दरख्वास्त को जो है वो सुनेंगे और दोबारा से रूबरू समाअत होगी। ठीक है। और उसमें जो है वो 90 डेज़ जो होंगे फिर 90 डेज़ का वक्त होगा, यानी कि टोटल 180 दिन है। सही है। अगर आपका फ़ैसला यहाँ पे कहीं पे किसी वजह से रुक जाता है और आपके हक़ में आ गया हुआ है तो वो केस आगे चला गया है तो फिर भी आपके हक़ में ही आएगा, मगर वो फिर इसलिए टाइम दे दिया जाता है क्या पता बीच में कोई ऐसी बात निकल आए तो उसमें फिर जज जो होंगे वो सज़ा भी देंगे जो काबिज़ होगा और उसको बिठाया जाएगा, उसको समझाया भी जाएगा कि ये कब्ज़ा करना कितना ही गलत काम है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी वजह से बनाई गई हैं। खैर जो बंदा गलत होता है वो गलत तो मानते ही हैं क्योंकि वो तो एक गलत पट्टी पे चढ़ गया हुआ है। कुछ मान जाएंगे मगर इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। आपके अर्बन लाहौर शहर जैसे शहर में कब्ज़े ही कब्ज़े हैं। बिल्कुल 7,000 एकड़ ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीनों पे अपनी भी कब्जे 7,000 एकड़ ज़मीन है जिस पे कब्जे हैं इस वक्त। अब आप सिर्फ ये लाहौर शहर की बात सुन रहे हैं और अगर आप इसके बाहर चले जाते हो, इसके बाहर तो आपको पता है गाँव में कितने कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ जी। और चौधरी वो फलाना वो आपस में तो वो ना ये कामों की ज़मीन पर भी जो है वो कब्जे हो जाते हैं और वो कहते हैं जी हम ये तुम्हें पैसे दे देते हैं तुम निकलो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको देखते हुए ये हरबा अपनाया गया है कि कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ हो, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। हाँ जी, अल्लाह करे कि बाबू क्रेसी जो है वो किसी की बात सुन ले और वो काम कर दे। हाँ। वैसे तो काम कर रहे हैं मगर ये बहुत बड़ा काम होगा कि अगर आपके ज़मीन है और आपके हाथ में आ जाती है, आप मालिक हो, मालिक बन के हाँ ये ओनरशिप होती है तो ये कोई छोटा काम नहीं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा काम है। ये कहने में कुछ और चीज़ है जब बंदा जाता है और 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर फिर समाअत हो रही है, फिर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर रहे हैं, इस दरमियान में आप ना आधे पटवारी बन जाते हैं। आपको फ़र्द का भी पता चल जाता है, पता चल जाती है आपको हर चीज़ का पता चल जाता है कि आपकी फ़र्द में कौन सी चीज़ किस तरह लिखी हुई है। तो हमने बैरून मुमालिक की पाकिस्तानी ओवरसीज वालों के लिए है। ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है। ठीक है। ये अथॉरिटी बनाई गई है जिस तरह फूड अथॉरिटी है, जिस तरह इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट ने ना जो है वो अथॉरिटी बना दी है और ये अब ना इसके ऊपर मुख्तलिफ नए ना तजुर्बे हो रहे हैं। 3-4 साल हो गए हैं इसको वजूद में आए और ये आहिस्ता आहिस्ता कैप्चर कर रही है। यानी कि आपके नाम पे ज़मीन है और वो मौज़ा जो है कंप्यूटराइज हो चुका है। आप बैठे बैठे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मारें, अपनी ज़मीन का मौज़ा लिखें, अपना घर का एड्रेस दें या जहाँ पे भी आपकी ज़मीन है उसका एड्रेस दें, आपका पूरा बायोडाटा ऊपर आ जाएगा और आपको खुशी होगी कि मेरे नाम ही है। पहले नहीं था, ये वही बात आ गई कब्जे वाली। अच्छा। ये कब्जे वाली बात आ गई कि आप का डाटा किसी के पास था ही नहीं, सिर्फ एक ही कस्टोडियन था जिसका नाम था पटवारी। हाँ, उसे लाके का जिसका ये पटवारी की तमाम चीज़ों को निकाल कर उनको अलग अलग से कंप्यूटराइज किया जा रहा है ताकि लोग जो हैं उनको हौसला आए, उनमें इत्मीनान की फ़िज़ा बरकरार हो, वापस हों लोग और लोगों को। हम बहुत पीछे रह गए हैं जी, पूरी दुनिया ये पेलरा जो है अथॉरिटी बहुत लेट आई है। आप बिलीव करें, आप तो मैं आपको एक नई बात बताने लगा हूँ कि आपका फ़र्ज़ करें आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल करनी है
आपके भाई भी नहीं कर सकते, इवन कि आपके फादर भी नहीं कर सकते। अच्छा, कोई भी नहीं कर सकता जब तक OTP आपके मोबाइल पर नहीं आएगा। वेरी नाइस। वो OTP आएगा आपके मोबाइल पर, उसको आप अपनी साइट पर ऑन करेंगे, जिसके पास आप अपने एजेंट के पास खड़े हैं उनको वो OTP देंगे, तो फिर आपका चालान निकलेगा उस फॉर्म के लिए जो फॉर्म पर आपके ई स्टैम्प पर जो है दस्तखत होने हैं। अच्छा। अब आपके OTP के बगैर आपको वो कोई भी बंदा जो है वो बाईपास नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बरूने मुमालिक मुकीम होते हैं नहीं नहीं, ये मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ओवरसीज की तरफ आने लगा हूँ कि जी वो मेहनत कर करके बेचारे इधर भेजते हैं पैसे और बाद में पता चलता है जी हमारी तो काबजीन ने काबिज उस पे काबिज हो चुके हैं, यहाँ पर हमारे घर वालों ने बेच दी हुई है हमारी। काबिज तो अभी भी हैं बेचारों की जदादों पे लोग, मगर ओवरसीज के लिए अब ये प्रॉब्लम आ गया था कि रहते तो वो बाहर हैं, मोबाइल उनका बंद है, व्हाट्सएप चल रहा है। अब उन्होंने जब ये चीज़ बेचनी है, यहाँ पे किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, किसी कस्टोडियन को आगे लगाना है, तो वो OTP तो उनके पास ही जाना है। सही है। फिर जब ये शोर पड़ा कि पाकिस्तान में रहने वालों के लिए तो OTP आ जाता है उनके मोबाइल पर, अब वो बाहर हैं तो उनके मोबाइल पर कैसे OTP जाएगा? तो फिर इसके लिए उन्होंने मेल का इस्तेमाल किया कि आपकी मेल आए, उसमें जो है वो OTP जो है वो चला जाएगा और लोग जो है बड़े आराम से उस OTP को इस्तेमाल करके तो आगे उसका चालान निकलेगा। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तो हो गई हैं। आपको पता है जो काबिज होता है उसका 100 तरह का दिमाग चल रहे होते हैं, 100 तरह के मसले मसाइल होते हैं। तो ये जो जब चीज़ें आनी शुरू होती हैं इनको कहते हैं बैरियर। आप बैरियर लगा रहे हैं जगह जगह पे, किसी को रोक रहे हैं कि भाई तुम इस तरह से भी आते हो, हमने यहाँ पे भी बैरियर लगा दिया। अब जब तक ये बैरियर नहीं लगेंगे ना, अब इसकी अवेयरनेस के लिए लोगों को आजकल बड़ी परेशानी हो रही है कि जी इन्होंने OTP लगा दिया है। अब बंदा पूछे यार आपकी जायदाद को महफूज किया है, हाँ, आप ही के फायदे के लिए पंजाब लगाया लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी पेलरा जो है, मैं इसके ऑफिस में तकरीबन कल सारा दिन रहा हूँ और उसमें बाकायदा तौर पे मैंने एक ही देखा है कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका ऑनलाइन सिस्टम है वो सारा, आपने जो चीज़ भेजनी है वो वापस आ जानी है। आपको जो सिस्टम समझ नहीं लग रहा उस सिस्टम को उन्होंने समझाना है किस तरह, ऐप के ज़रिए। आप बैठे हुए हैं, आप ख़ुद भी जाएं उस पर, ख़ुद जाकर उसको पूरा मॉनिटर करें, हर चीज़, इवन के ऑफ रोड ऑन रोड के बारे में भी बता देंगे कि आपका घर ऑफ रोड पे है तो आपके घर यहाँ आपके प्लाट की कीमत ही है, DC रेट की है। अगर आपका घर ऑन रोड पे है, ऑन रोड मीन कमर्शियल, ऑफ रोड मीन आप अंदर हैं। अब उसका जो मलबा है, उसके मलबे की कंस्ट्रक्शन, फ़र्ज़ करें आपका 1 कनाल का घर है, आपका वो DC रेट तो सामने आ गया ज़मीन का, अब मलबे की कौन कीमत लगाएगा? मलबे की सरकार कीमत नहीं लगा सकती, ये पार्टी का आपस में तय होता है, वो भी आपने बीच में लिखना है। सही है। ताकि आपके घर की जो एक ही दफ़ा चालान बनना है वो बन के बाहर निकले, और जब वो चालान हो आप बैंक में जमा कराएं, उसकी ही प्रॉपर्टी की ही कीमत लगनी है ना। उस चालान की जब आपने TMA फीस जमा करानी है DTIP, तो उसके बाद जो है वो आपका इस टाइम का प्रोसीजर शुरू होगा, उसके बाद जो है वो आपके हाथ में कोई चीज़ आएगी। ये तो तरीक़ाकार हम बता रहे हैं, मगर इस वक्त लाहौर में सुबह भर में आपके काबज़ीन जो हैं वो इस वक्त डरे तो बैठे हुए हैं, मगर वैसी आवाज़ नहीं आ रही जिस तरह आनी चाहिए। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि आवाज़ ना ही आए, अच्छी बात है, जिसका जो हक़ है उसको मिलना शुरू हो जाए। अब मेरी अभी पिछले दिनों ही जो लाहौर के DC उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा था एप्लीकेशंस आनी शुरू हो गई हैं। मैं कहता था दर्जनों के हिसाब से या सैकड़ों के हिसाब से, कहते हैं फ़िलहाल तो अभी दर्जनों के हिसाब से आ रही हैं, आने वाले दिनों में ये सैकड़ों में चली जाएंगी। तो मैं कहा सर वजह क्या है? कहते हैं लाहौर शहर में आपको पता ही है क्या मामला हैं। तो ये सिर्फ मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, ननकाना, शेखपुरा, कसोर डिवीज़न जो है लाहौर का, इसमें भी यही मामला हैं। आपकी ज़रूरी ज़मीनें जो हैं उस पर काबिज़ हैं। ये एक और चीज़ आ गई, जुग्गियाँ, जिसके बारे से आपको याद ही होगा 2024 में ऑपरेशन शुरू हुआ और उनको एक अलग से सगियाँ के करीब जगह देनी शुरू कर दी। अब वो जुग्गियाँ फिर हमें शहर लाहौर में नज़र आनी शुरू हो गई हैं। क्या करें? क्योंकि जो जुग्गियों में बैठे हैं वही तो लोगों के घरों में काम करते हैं। अब उन्होंने कहाँ पे जाना, उनके पास कोई ऐसी जगह रहने की नहीं है। अब जिसने उनको काम पे रखा हुआ है, वहाँ से अगर वो दोबारा सगियाँ जाएंगे तो वो तो इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसका ख़र्चा निकाल सकें। अब ये किसने उनको बैठाना है? ये सरकार ने बैठाना है। इस सरकार की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अगर आपके शहर में कोई गरीब हैं, उनके पास रहने को जगह नहीं है तो वो देंगे। मगर अभी तक हमारे शहर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हमने देखा है कि हमें दिखा दिया जाता है फ़ोटो सेशन के ज़रिए कि यहाँ से हमने चीज़ें उठा ली हैं। फ़र्ज़ करते हैं जोहो टाउन चले जाएं, तो जोहो टाउन में आपको जुग्गियाँ 1 महीना पहले नज़र आती हैं, 1 महीना बाद फिर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो वही चीज़ें जो हैं दोबारा से नज़र आना शुरू हो गई हैं। इन्होंने कहा था कि हमने भैंसों का इनहा करना है,
वो भी नहीं, अभी तक बाड़े वैसे की वैसे ही हैं। अब ये कब्ज़ों की चक्कर में आ जाता है ना। अब देखें, जब जिसने भैंसें रखनी है उसने अपने 10 मरले 15 मरले के घर में तो रखनी नहीं है, उसने उसको खुला छोड़ देना है। जब उसने बाहर निकलना है उसने इलाके की ऐसी की तैसी फेंटनी है, हर जगह पे जाना है, वहाँ पे मच्छर भी पैदा होना है, वहाँ पे तमाम चीज़ें आनी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें बड़ी रखती हैं, ये मेन कॉज है। तो फिर ये ईजी होगा कि कितने कितने सालों ये से चैलेंज है जी, ये कानून तो बन गया, कब्जा करके बैठे हैं। अब ये पंजाब हुकूमत इजीली इनसे निकलवा लेगी। ये कानून तो बन गया, पंजाब हुकूमत क्या कुछ नहीं कर सकती जी। आप इस हुकूमत में तो कुछ भी हो सकता है। सही है। अगर ये चाहें तो एक दिन में पूरे लाहौर के कब्जे खत्म हो सकते हैं। सिर्फ इन्होंने उनको नोटिस भेजने हैं कि आप यहाँ से जगह छोड़ दें, उन्होंने जगह छोड़ देनी। ओवरसीज़ वालों के कब्जे वापस हो सकते हैं, सिर्फ नोटिस भेजने। क्यों? उनको पता है जिनको नोटिस जा रहे हैं कि अगर हमने ये जगह ना छोड़ी, अगर हमने ओवरसीज़ की जगह को ना छोड़ा तो हमारे साथ जो होगा पंजाब हुकूमत क्या करेगी, क्या ये तमाम चीज़ें आपके पास हैं। आपके आईजी पंजाब बहुत मुतहरिक हैं, आपके CCP लाहौर बड़े मुतहरिक हैं, कमिश्नर DC, ये तमाम एक पूरी जो है सिस्टम है जो इंतज़ामिया वो काम कर रही है। मतलब कि अब ये है कि जितने भी काबज़ीन हैं जो अगर हमें सुन रहे हैं तो वो तैयार हो जाएं कि जिन जिन की ज़मीनों के ऊपर आपने कब्ज़ा किया हुआ है तो वो उनको वापस करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि पंजाब हुकूमत जो है ना वो इसके ऊपर अब कार्रवाई ज़रूर करेगी। हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद थे, हमें इन स्टोरीज़ के हवाले से अपडेट कर रहे थे। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ बात कर लेते हैं अच्छा नज़र आने के हवाले से, क्योंकि अच्छा नज़र आएंगे, खूबसूरत नज़र आएंगे तो आपका दिन मज़ीद अच्छा गुजरेगा। तो आज हमने बात करनी है कि अगर आपने बिल्कुल सादे कपड़े पहने हुए, इतने कोई ब्रांडेड कपड़े भी नहीं पहने हुए, कोई हाई फाई ब्रांड से आप हज़ारों रुपए के कपड़े नहीं ख़रीद कर लेकर आए हैं, उसमें भी आपने स्टाइलिश किस तरह दिखना है। बिकॉज़ हर किसी की पॉकेट इजाज़त नहीं देती है कि जनाब वो जाके डिज़ाइनर वेयर्स पहन सके। कुछ लोग हैं जिन्होंने सादे कपड़े भी पहनने हैं, उनका स्टाइल ऐसा होता है लेकिन वो उसमें भी खूबसूरत लगते हैं। तो ऐसा क्या एलिमेंट होना चाहिए आपकी वार्डरोब के अंदर, बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए जिससे आप अपनी लुक को मज़ीद एलिवेट कर सकते हैं, आप अपने अटायर को एलिवेट कर सकते हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हामिद सईद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट है, उनसे बात करते हैं। हामिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हामिद साहब क्या कहेंगे आप कि ज़रूरी है कि अगर हमने अच्छा दिखना है तो उसके लिए हमें ब्रांडेड कपड़े ही पहनने हैं, या हम कम ब्रांड के कपड़े पहनकर भी अच्छे दिख सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कम बजट में भी आप अच्छे लग सकते हैं। 4-5 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहली चीज़ सबसे है कलर इंपॉर्टेंट है। कलर राइट होना चाहिए, जो आपकी स्किन टोन, आई कलर, हेयर कलर पे अच्छा लगे। अगर कलर अच्छा नहीं है तो बिलीव इन नॉट कि आप जितना मर्जी महंगा कपड़ा ले लें, जितनी बड़ा महंगा ब्रांड ले लें, इट्स नॉट गोना लुक गुड ऑन यू। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी फ़िट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि कपड़े आपको फ़िट होने चाहिए। आपकी जो भी आप शॉर्ट हैं, टॉल हैं, हैवी हैं, जो भी आपकी प्रेडिक्मेंट है उसके मुताबिक आपके कपड़े होने चाहिए। मैं कहूँगा कि अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर क्लोथ आपको फिट नहीं करते तो इट डजंट रियली मैटर, क्लोथ मैटर ही नहीं करते। तो उसमें डिटर्मिनिंग फैक्टर ये नहीं कि स्टाइल कौन सा है, उसमें डिटर्मिनिंग फैक्टर है कि आपकी बॉडी शेप कौन सी है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पर्सनालिटी के मुताबिक कपड़े होने चाहिए। आपकी पर्सनालिटी पे कपड़े सूट करने चाहिए। कुछ लोग होते हैं बड़े फ्लेम्बॉयंट से, मी मैं लाइमलाइट में, मैं पहले आप बाद में, तो फिर आप ज़रा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप लाउड थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप डिज़ाइन में, स्टाइल में। लेकिन आप कंजर्वेटिव हैं, सिंपल हैं, तो आपको सिंपल कपड़े ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप करते क्या हैं, आपको वो लगना चाहिए जो आप करते हैं। प्रोफेशन आपका क्या है? लॉयर हैं तो लॉयर लगना चाहिए, अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटेंट लगना चाहिए, इंजीनियर हैं, जो भी हैं आप, जज हैं तो जज लगना चाहिए, होस्ट हैं तो होस्ट लगना चाहिए। यू ऑलवेज डू दैट, यू ऑलवेज लुक मार्वलस एंड फैबुलस। अच्छा, इसके अलावा पांचवी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पोजीशन है कंपनी में उसके मुताबिक कपड़े होने चाहिए। कि अगर आप जो है CEO हैं तो ये ऐसे ना लगे कि आप वहाँ पे एडमिन में काम करते हैं,
आपकी पोजीशन के मुताबिक कपड़े होने चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें अगर आप इनका ख्याल रखेंगे, यू कैन ऑलवेज लुक गुड। और ये अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लुक गुड। मतलब कि आपने स्टाइलिश लगना है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने लेयरिंग करनी है और बहुत ज़्यादा लेयरिंग करनी है तो आप स्टाइलिश लग सकते हैं। आप किस तरह की सिलेक्शन कर रहे हैं उस लेयरिंग की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली। और फिर दूसरी बात है कि चंद कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इतने अमीर नहीं हैं तो अमीर लग सकते हैं कि अमीरों वाले कपड़े पहन लें। अमीरों वाले कपड़े वो कहते हैं ना ओल्ड मनी लुक। एग्जैक्टली। अच्छा, ओल्ड मनी लुक में ना ये कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में शायद महंगे कपड़े हैं। ठीक है, हो सकता है कि महंगे भी हों, लेकिन जो लगते हैं ना, दूर से नज़र आते हैं, वो कलर कॉम्बिनेशन हैं। ओके। वो फिट है। फॉर एग्जांपल, आपने लेट्स से अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप इतने ज़्यादा सूट मत खरीदिए ना। एक सूट खरीद लें ना। अगर सपोज आप लेट्स से 2 पीस सूट खरीदना है पैंट कोट, तो एक सूट है तो नेवी सूट खरीद लें। ठीक है। तो दे ऑलवेज वेयर दैट नेवी सूट। या ब्लैक ले लें। ब्लैक इज ऑलवेज, कहते हैं ना, ब्लैक नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। एग्जैक्टली। याद रखें कि आज से 10-15 साल 20 साल बाद भी ब्लैक जो है ना वो वैसा ही होगा। और आज से 15-20 साल पहले भी ब्लैक ही था। बल्कि मैं न्यूयॉर्क से हूँ, ज़्यादा टाइम वहाँ गुजरा है, तो वहाँ इसके बारे में मशहूर है कि आई लव ब्लैक अंटिल दे कम अप विद द डार्कर कलर। तो ब्लैक जो है ना वो आपका सेफेस्ट कलर है। अच्छा, इसी तरह आपने अगर सपोज ब्लेज़र पहनना है, जिसे कोट कहते हैं, तो आप नेवी ब्लेज़र ले लें। पूरी दुनिया में माना ताना है, आप नेवी ब्लेज़र, डार्क नेवी ब्लेज़र ले लें, साथ में ग्रे पैंट ले लें, वाइट शर्ट ले लें। तो अभी यहाँ से न्यूयॉर्क चले जाएँ, न्यूयॉर्क से पेरिस चले जाएँ, पेरिस से कहीं भी चले जाएँ ना, यू आर प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। तो कितने पैसे लगते हैं एक ब्लेज़र पे, कितने पैसे लगते हैं? प्रॉब्लम लोगों की यह है कि अलमारियाँ लदी पड़ी हैं कपड़ों से, बट कॉम्बिनेशन नहीं है, राइट कपड़े नहीं है। यकीन करें, मेरे पास आते हैं लोग जो बहुत, जिनके पास पैसा भी है, दे कैंट इवन फिगर इट आउट। तो मैं कहता हूँ कि आप स्ट्रीमलाइन करें अपने कपड़ों को। और चंद आइटम जो हैं, इसी तरह ओल्ड मनी लुक में ये है कि नेवी ब्लेज़र, साथ में ग्रे पैंट, या एक होती है खाकी पैंट जिसे ब्रिटिश टैन कहते हैं। दैट्स ए ग्रेट कॉम्बिनेशन। और नाइस, साथ में नाइस लोफर्स, a nice belt, a nice I would say shoes and socks, and I think you're done. You're great. अच्छा, आजकल जो ब्लेजर्स हैं, यहाँ पे जो पेंट कोट भी पहन रहे हैं ना, वो भी थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के आ रहे हैं। एक तो नॉर्मल वाला जो आपने भी वेयर किया हुआ है, एक और भी डबल ब्रेस्ट वाले भी आ रहे हैं। तो वो किस इवेंट के लिए होने चाहिए और ये वाले किस इवेंट के लिए होने चाहिए? अच्छा, डबल ब्रेस्ट में सबसे पहली बात है कि फिजिक जो है ना वो राइट होनी चाहिए कैरी करने के लिए। अच्छा, आप इमेजिन करें कि एक बंदा शॉर्ट है, ज़रा थोड़ा सा हैवी भी है, तो डबल ब्रेस्टेड कोट पहन लेता है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट लुक फॉर हिम। उसकी वजह यह है कि देखें, आई को लर्न ट्रेन किया हुआ है। आई जाती है ऊपर से लेकर नीचे, और ये वर्टिकली जाती है। आई ऐसे ट्रैवल करती है, जैसे मैं और आप देखते हैं। हम ऐसे कभी नहीं देखते किसी बंदे को, अनलेस यू फोर्स द आई टू गो दिस वे। अच्छा, ये बटन 6 लगे होते हैं ना यहाँ पे, ये 8 बटन है, 4 बटन है, तो जब डबल ब्रेस्ट को देखती है तो आई ऐसे जाती है। तो लेट्स से आप शॉर्ट हैं, थोड़े से हैवी भी हैं, तो आपके लिए तो डिजास्टर है ना। आई आपको विड्थ में देखेगी। तो इसके लिए टॉल एंड लैंकी बड़ी अच्छी लुक है। अगर आप टॉल हैं, स्लिम हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट लुक। तब आप जा सकते हैं डबल ब्रेस्ट के साथ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप डबल ब्रेस्टेड वाले बंदे हैं कि नहीं है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, डबल ब्रेस्ट को हमेशा बटन करके रखना पड़ेगा। बैठते भी आप उसको खोल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब आप फॉर्मल टाइप के बंदे हों तो तभी है ना, अदरवाइज आप डबल ब्रेस्टेड हैं तो ऐसा खोल के आपको, तो इट्स नॉट गोना लुक गुड। तो ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी यह है कि आप कैरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये स्टाइलिश गारमेंट है। तो क्या आप स्टाइलिश किस्म के बंदे हैं? ये ना हो कि आप बिल्कुल वही कंजर्वेटिव हों और आप क्या इन अदर वर्ड्स यू डोंट हैव इन यू टू कैरी दिस। तो ये 3-4 चीज़ें हैं डबल ब्रेस्टेड के लिए। अच्छा, आपके सूट से आपकी पर्सनालिटी निकलती है कि हाउ आप किस तरह उसको कैरी कर रहे हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी निकलती है। देखिए, अगर आप कैरी नहीं कर पाते तो फिर किसी चीज़ से भी पर्सनालिटी नहीं निकलेगी ना। आप शलवार कमीज लस्ते पहनते हैं, आप कैरी नहीं कर पा रहे, या अगर आप जो भी आउटफिट पहनी है, अगर आपने कैजुअल पहनी है, तो कैरी करना तो मस्ट है। तो कैरी करने का मतलब ये है कि आप कंफर्टेबल फील करते हैं कि नहीं उसमें। डू यू फील कंफर्टेबल इन योर स्किन? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लोग आते हैं जी, जॉब इंटरव्यू पे जाना है, तो मुझे क्या पहनना चाहिए? तो मैं कहता हूँ वैसे नॉर्मली आप क्या पहनते हैं? तो वो कहते हैं नॉर्मली मैं शलवार कमीज पहनता हूँ। तो अब मैं 2 पीस सूट पहनना चाह रहा हूँ, 3 पीस सूट पहनना चाह रहा हूँ, ये मैं डबल ब्रेस्टेड। तो अब देखिए, ये बंदा कैरी नहीं कर पाएगा ना। तो मैं से कहता हूँ आप शलवार कमीज में अच्छे लगते हैं, तो शलवार कमीज का वेस्ट कोट पहने, आप कोट पहने, इस तरह आप इंटरव्यू पे जाएं। सही है। तो ये ऑथेंटिक लगना चाहिए बंदे को, फ़ोनी फेक नहीं लगना चाहिए। आप कैरी नहीं कर पाएंगे ना। देखें, आप किसी बंदे ने अगर 2 पीस सूट नहीं पहना, पैंट कोट, या 3 पीस नहीं पहना, या डबल ब्रेस्टेड, फॉरगेट अबाउट दिस ना, तो जो ही वो चलेगा ना, तो उसकी वॉक बता देगी कि ही इज़ नॉट यूज्ड टू वेयरिंग दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स। तो इस पैसे की बात नहीं है इसमें। ये नहीं कि आपको कितना पैसा है, कितना महंगा कपड़ा है। यू मस्ट नो कि आप विदन अंदर से क्या हैं।
आप अंदर से क्या फील करते हैं? अगर अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तो आप कैरी कैसे कर सकेंगे? क्योंकि इसके लिए तो कॉन्फिडेंस भी चाहिए ना कैरी करने के लिए। अच्छा, आप सिर्फ मेंस के बारे में बता रहे होते हैं, ख़वातीन हमसे गिला करती हैं कि उनके बारे में आप कोई टिप्स नहीं देके जाते हैं ख़वातीन के बारे में। हाँ जी, तो उनके लिए भी बताएं कि उनकी वार्डरोब में बेसिक चीज़ें, अगर 5 बेसिक चीज़ें अगर हम पूछें, लड़कों के बारे में तो हमें रट गया हुआ है ना कि कौन कौन से कलर्स होने चाहिए। लड़कियों की वार्डरोब में सर्दियाँ आ रही हैं, उसमें उनकी बेसिक 5 कलर्स कौन से होने चाहिए? देखिए बेसिक कलर एक तो वो ब्लैक है, ब्लैक इज ऑलवेज रीगल ना। आई मीन ख़वातीन आप दुनिया में देख लीजिए जनाब जी, बल्कि मैं कहूँगा जितनी रॉयल हैं वहाँ पे ब्लैक बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लेट्स से अगर आप रेड इंजॉय करती हैं, रेड मीन्स फ्लैशी रेड नहीं, लेकिन बर्गंडी रेड, मैरून रेड, हिलरी क्लिंटन मेरे जहन में आती है, यू नो शी रैन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और पूरी कैंपेन में उसने वो रेड पहना हुआ था। रेड इज़ ए पावर कलर फॉर यू गाइस, ठीक है। बहुत वो फ्लैशी रेड, लेकिन इसकी कॉन्टेशन दूसरी भी है, भी याद रखें तो थोड़ा सा अग्रेसिवनेस है इसके अंदर, तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पहन के जाती हैं, ओकेजन क्या है। अच्छा, तीसरा ये प्लम कलर बड़ा अच्छा लगता है, डीप प्लम जो है ना, दैट्स एक्सीलेंट कलर। वो क्या थी, हैरिस कैमल जो वाइस प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड स्टेट की, वो उसने अपनी सेरेमनी पे वो पहना हुआ था। हमारी कलरिश में बहुत अच्छा लगता है, प्लम है। अच्छा, अब आ जाते हैं पिंक्स। पिंक बड़े सॉफ्ट हैं, तो आप देखिए कि अगर आपने बड़ी जाना है मीटिंग, बड़ी यू नो जैसे कहते हैं कि बड़ी पावर मीटिंग है, तो उसमें आपने सॉफ्ट पिंक पहना हुआ है, तो दैट्स नॉट डजंट गिव यू दैट काइंड ऑफ यू नो, आप चाहती हैं कि प्रोजेक्शन नहीं वो देगी, सॉफ्टर हो जाता है ना इमेज जब पिंक पहनती हैं। डार्क पहन के जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा डार्कर में चले जाए, हाँ डार्क में चले, लेकिन सॉफ्ट पिंक लुक्स एक्सेलेंट ऑन अस। अच्छा, इसके अलावा वाइट हमारे को बड़ा अच्छा लगता है। वाइट की अगर को आपने कोई साथ में जो है ना ट्रिमिंग वगैरह की हुई है या वाइट के इंटीग्रेशन की है, तो वाइट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल ना। अगर हमने ब्राउन पहनना है तो हमें चॉकलेट ब्राउन हमारी स्किन टोन पे बड़ा अच्छा लगता है ख़वातीन के ऊपर। तो ब्राउन के दूसरे शेड इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन चॉकलेट ब्राउन है, दैट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग ऑन अस। तो ये 4-5-6 कलर्स हैं, इनमें आप रहिए। लेकिन मेन बात ये कि देखें, ये जितना फ्लावरली ड्रेसिंग है, प्रिंट्स हैं, इनको अवॉइड करें, सॉलिड में आ जाएं। जैसे आप हमेशा सॉलिड पहनती हैं, सो यू लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। और सॉलिड में यह है कि सारी अटेंशन आप पे होती है, आपके कपड़ों पे नहीं होती। रिमेंबर कि आपके कपड़े शाइन नहीं करने चाहिए, आपको शाइन करना चाहिए। ऑल द फोकस शुड बी ऑन यू, क्योंकि यू हैव यू नो यू अटेंडिंग अ मीटिंग, यू नो यू वांट पीपल टू हियर यू आउट ना कि आप क्या कहना चाहती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। मैं देखता हूँ कि ख़वातीन बहुत टाइट कपड़े पहनती हैं, एंड स्पेशली यू नो आई मीन बाइसेप्स अगर हैं तो यहाँ बहुत टाइट है, सारा कुछ है, तो यू नो सारा एक्सपोजर गलत जगह पे आ जाता है, तो टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है ना बहुत ज़्यादा कलर ब्लॉक्स नहीं होने चाहिए, ओके। यानी यहाँ कलर चल रहा है, कलर है, तो आप अपने को डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सेसरीज का हमें बताइए कि अगर हमने कोई बिल्कुल नॉर्मल कपड़ा पहना हुआ है, इतना कोई हैवी और फैंसी कपड़ा नहीं पहना हुआ, तो उस कपड़े को एलिवेट करने के लिए एक्सेसरीज कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और ख़वातीन को किस तरह की एक्सेसरीज ज़्यादा अच्छी लग सकती हैं जो उनको उनका अटायर मज़ीद इन्हांस करे? देखिए, लेस इज़ मोर, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगी तो फिर सारा फोकस एक्सरसाइज पे चला जाएगा, तो मैं कहता हूँ हमेशा एलिगेंट ज्वेलरी हो, बड़ी डिस्क्रीट सी हो, बड़ी सिंपल सी हो, और उसमें आपको ना आई थिंक दैट यू विल शाइन इन देयर। उसको लेस इज़ मोर, बहुत ज़्यादा पहनेंगी, बहुत ज़्यादा यू नो इट्स नॉट गोना वर्क। डिस्क्रीट रहें, ठीक है। जैसे आपके जो है इयररिंग्स हैं बिल्कुल कान के साथ जुड़े हुए हैं तो अच्छे हैं, अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएंगे तो आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर। तो आप डिस्क्रीट रहें, आप सोफिस्टिकेटेड रहें, आप स्लीक रहें ज्वेलरी, तो आई थिंक दैट्स बेस्ट फॉर यू। सेम थिंग फॉर द मेकअप, यू नो कि मेकअप में भी आप मॉडर्न मेकअप में आएँ। अब बहुत ज़्यादा वो पार्लर वाला मेकअप जो है वो आई थिंक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ट्रेंडी नहीं रहा है, वो ट्रेंडी भी नहीं रहा और अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है ना। हेयर डू भी ऐसे कि बहुत सारे ऊपर करके अगर आ जाए तो आप अपनी पर्सनैलिटी को अगर किल करना चाहती है तो कर लें, बट यू नो दैट्स नॉट गोना वर्क, स्पेशली इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट इट्स नॉट गोना वर्क एट ऑल। ठीक है, तो ये ख़वातीन के लिए भी कुछ टिप्स हो गई हैं कि आपने किस तरह के, और शूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओपन टोज शूज़ मत पहनिए, जिसमें यू नो क्लोज शूज़ पहने, ठीक है ना। अगर खातून के साथ बात कर रहे हैं तो शूज़ टोज नज़र आ रही हैं तो बंदा डिस्ट्रैक्ट तो होता है ना,
तो कहते हैं अच्छा पेडिक्योर हुआ है कि नहीं हुआ है, हमें लाइक इट्स नॉट माय बिजनेस कि पेडिक्योर किया हुआ है कि नहीं किया, लेकिन अगर आप बैठिए सामने तो फिर नज़र तो पड़ेगी ना। हाँ ऑब्वियसली। तो आई वुड से कि क्लोज शूज़ रखें और ये चप्पल वप्पल सैंडल जो है ना इसको अवॉइड करें, और है जो बैग वगैरह आप कैरी करती हैं, हैंड बैग वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना चा बहुत सारे कलर मलर मेले ठेले वाला ना हो, आप सिंपल रखें, या सिंपल इज बेस्ट। सिंपल प्लेन जो है ना, हाँ प्लेन जो है वो आपके साथ सारी एक्सेसरीज के साथ भी चलेगा उसका। तो 3-4 कलर्स हैं वो, जिसमें आपका ब्लैक है, उसमें आपके नेवी है, फिर आपका स्किन कलर है एंड ऑल दैट, आई थिंक दे आर गुड। चलें जी, आज काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टिप्स जो है ना वो हामिद साहब ने आप लोगों को भी दी हैं, हमें भी दी हैं कि इन कमिंग डेज़ हमने किस तरह की अपनी वार्डरोब रखनी है, उसको असेंबल किस तरह करना है शुरू कर दें, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं तो कपड़े रखना आपने शुरू कर ही दिए होंगे, तो उनमें से देख लें कौन से आपने पहनने और कौन से नहीं पहनने हैं। हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। हामिद साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।